साथियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष जो कि जल्द ही इसकी एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। पहले मैं अपने पेपर को लेकर के ही अपनी बात रखूंगा कि ये पेपर है बेटा, 5वां पेपर है एआईसी एंड आर्कियोलॉजी बीए थर्ड ईयर का, जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड मेथड इन आर्कियोलॉजी। मैं डॉक्टर अमित दुबे आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और प्रयास आप करिएगा कि इसमें कुछ हमने अलग अलग रंगों में प्रश्नों को दिया है। विशेषकर आप लोग ब्लू कलर को फॉलो करिएगा, क्योंकि ये जो ब्लू कलर है ना, वो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक, तो ये सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं यूनिट फर्स्ट से। देखिए, प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि पुरातत्व पुरावशेषों का अध्ययन है, तो ये किसका अभिकथन है या किसका कथन है? तो ये है एच.डी. संकालिया का। अकथन लिख गया है, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक, विश्व में पुरातत्व का जनक, विश्व में पुरातत्व के जनक हैं विलियम मैथ्यू फ्लिंडर्स पेत्री। ठीक, तो इनसे भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इनको शो कर दिया था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द राइटर ऑफ द मेथड इन एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी? तो ऐसे में उन्हीं का नाम आप लेंगे, कौन? फ्लिंडर्स पेत्री का, विलियम मैथ्यू फ्लिंडर्स पेत्री। आप जो हैं मेथड एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक? तो है अलेक्जेंडर कनिंघम। कभी कभी आपसे एग्जाम में, अगर आप ध्यान से देखिएगा, कुछ अलग तरीके से भी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। कैसे? 1 मिनट, ये बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा कट जा रहा है। ठीक है, तो भारत की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो गए। अगर भारतीयों में बात की जाए तो एच.डी. संकालिया। विश्व में पहला संग्रहालय कहां स्थापित हुआ? बेबीलोन, कैल्डियन शासक नवनिदस के द्वारा। विश्व का प्रथम उत्खनन किसने करवाया था? कैल्डियन शासक नवनिदस ने निप्पुर में स्थित समस नामक मंदिर के नीचे उत्खनन करवाया था। विश्व का पहला सर्वेक्षणकर्ता के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? शुमाशियेन ना, हान वंश या हान वंश के इतिहासकार हैं ये। और पूछ देता है ए न्यू आर्कियोलॉजी इन इंडिया, न्यू आर्कियोलॉजी इन इंडिया किसकी रचना है? एच.डी. संकालिया की। नवदा टोली माहेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में दोनों पड़ते हैं, और निवासा की खोज और उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, वो होगा आपका एच.डी. संकालिया ने करवाया था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है सरस्वती फ्लोजान। देखिए, पिछले वाले सेमेस्टर में भी एक क्वेश्चन पूछा था, हमने जानबूझकर यहाँ पर लिखा है ताकि आपको याद रहे, कहीं कहीं एग्जाम में पूछता है। तो ये बीबी लाल की पुस्तक का नाम है सरस्वती फ्लोजान। प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इंडिया एंड पाकिस्तान किसकी रचना है? यह है एच.डी. संकालिया। कभी पूछ देता है एच.डी. संकालिया का पूरा नाम क्या है? हसमुख धीरजलाल भाई संकालिया। कभी कभी एक एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है कि, जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम में ये पूछेगा कि हसमुख धीरजलाल संकालिया किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो वो है दक्कन कॉलेज पुणे। ठीक है, किस कॉलेज के हैं? दक्कन कॉलेज पुणे से संबंधित है। एग्ज़ाम में पूछा है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसको लिखा नहीं हूँ कहीं पे। तो दक्कन कॉलेज पुणे से एच.डी. संकालिया संबंधित हैं। वसंत सिंधे, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान वहाँ पर हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है पुणे में स्थित। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं। पूछ देता है जॉन मार्शल के पुस्तक का नाम बताइए, किसी एक पुस्तक का नाम। तो एक तो मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, एक तो पुस्तक ये हो गई। दूसरी हो गई द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधार, एक पुस्तक हो जाएगी अ गाइड ऑफ सांची, अ गाइड ऑफ तक्षशिला, ये भी पुस्तकें हैं।
लेकिन मुख्य रूप से मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन मेन है। पूछ देता अलेक्जेंडर कनिंघम की पुस्तक कौन सी है, तो मुख्य रूप से आपको दो तो जरूर जानना चाहिए, एक तो एंसेंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया और द बुक ऑफ इंडियन एराज, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इन्होंने कार्पस इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिकेरम वॉल्यूम फर्स्ट जो अशोक के अभिलेख थे उन पर भी इन्होंने अपना वर्क किया था। स्तूप ऑफ भरहुत भी इनका कार्य है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम का सर्वेक्षण का आधार क्या था, वेनसांग का ग्रंथ शियुकी। ठीक, पूछता है कि कायथा की खोज किसने किया था, वो है वी.एस. वाकाड़कर महोदय। तक्षशिला का उत्खनन किसने किया था, फीटा का उत्खनन किसने किया था, तो ये है सर जॉन मार्शल। ठीक है, राजघाट का भी उत्खनन जो है कुछ खोज हुई थी, लेकिन उत्खनन करवाए थे ए.के. नारायण। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें भारतीय, अच्छा रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप कहते हैं, इसकी स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया और इसके पहले सर्वेयर जनरल बनाए जाते हैं कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम। कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर है, धरोहर भवन, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। अगर आप नई दिल्ली भी लिख देंगे तो भी बहुत सही माना जाएगा। ठीक है, भारत का पहला संग्रहालय कहाँ है, कलकत्ता, 1814 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ASI के पहले महानिदेशक किसे बनाया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को। करीब 1861 में ये सर्वेयर जनरल थे। फिर 1872 के आसपास इनके पद को मान्यता दी गई थी, तो ये पहले महानिदेशक बनते हैं। किसके समय में ASI एक अस्थाई विभाग बना, तो ये जॉन मार्शल के समय में 1906 में बना था। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रकाशन, मेमोर्स का प्रकाशन किसके समय में हुआ था, जॉन मार्शल के समय में। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, 1921 में दयाराम साहनी, जिसके निर्देशक थे जॉन मार्शल। अगली प्रश्न पूछेगा, देखिए ये सब मैंने यूनिट फर्स्ट से उठाया है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया था बच्चों, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, निर्देशक थे जॉन मार्शल। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा, जॉन मार्शल के बाद अगले ASI के निर्देशक कौन होते हैं, तो है H. हारग्रीव्स महोदय। ठीक है, ASI के पहले भारतीय निर्देशक की बात करें, अगर भारतीय की बात करते हैं तो दयाराम साहनी। स्तरीकरण के जन्मदाता कौन थे, पिट रिवर्स। लेकिन भारत में अगर स्ट्रेटोग्राफी का अगर कोई जनक माना जाता है, द फादर ऑफ स्ट्रेटोग्राफी इन इंडिया, तो वह है मार्टिमर व्हीलर। और इन्हें ही 3 डायमेंशनल मेथड या त्रिविमीय पद्धति का भी जनक कहा जाता है, जिसमें बहिर्मुखी माप, अंतर्मुखी माप और अधोमुखी माप लिया जाता है। आर्कियोलॉजी फ्रॉम अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, पृथ्वी से पुरातत्व, जिसको आप नाम जानते हैं, ये भी हैं इनके रचनाकार मार्टिमर व्हीलर। तो हमने कहा मार्टिमर व्हीलर को एक क्रम में ही रख दें, आपको याद रहेगा। हिस्सार्ली का उत्खनन किसने किया था, तो हेनरिक स्लीमैन। हेनरिक स्लीमैन कौन थे, इन्होंने ट्रॉय की खजाना खोजने का प्रयास किया था। तो हेनरिक स्लीमैन इलियड और ओडिसी जो थी होमर की जो रचना, उस पर आधारित ये हिस्सार्ली का खजाना खोजने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में ये खजाना टिरिन्स में जाकर मिलता है। जॉन लुबक की पुस्तक कौन थी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स एज इलस्ट्रेटेड बाय एंशिएंट रिमेन्स। इसमें पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के रूप में विभाजन मिलता है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसमें योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की गई है। रोसेटा स्टोन क्या है, ये देखिए त्रिलिपीय लेख है। नेपोलियन के सेनापति आंद्रे जोसेफ बुसा को सिकंदरिया मिस्र से यह प्राप्त हुआ था बच्चों, और ये 3 लिपि इसमें मिलती है। ठीक है, जो कि क्लियोपेट्रा के समय का है। हायरोग्लिफिक लिपि, डेमोट्रिक, ग्रीक, ये 3 लिपियां हैं, जिसकी वजह से प्राचीन मिस्र की लिपि का उद्वाचन संभव हो पाया। त्रिकाल पद्धति 3H सिस्टम के जनक कौन है, CJ टॉमसन। ये डेनमार्क संग्रहालय के पहले अध्यक्ष थे। तो इन्होंने प्रस्तर युग, कांस्य युग और लौह युग यानी स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के रूप में विभाजन किया था। तो ये त्रिकाल पद्धति कहा जाता है बच्चों। ठीक है,
अब अगर हम बात करें क्षेत्रीय पुरातत्व के लेखक कौन है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राधाकांत वर्मा। पुरातत्व विमर्श के लेखक कौन है, जयनारायण पांडे। आरजे एटिक्सन की पुस्तक क्या है, फील्ड आर्कोलॉजी। ठीक है, पूछा जा सकता है इसलिए मैं दिया हूं। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस समय आया था, लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में। फिर पूछता कि प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक पुरास्थल ध्वंसावशेष अधिनियम 1951, ठीक है ना, ये आया था 1951 में लागू हुआ था। लागू नहीं, अधिनियम आया था और 1959 से लागू हो गया था। पूछता कनिंघम का काल बताइए, तो वो है 1861 से 1885, 1861 टू 85। ठीक है, तो इनके समय में ही पहले वास्तु विज्ञानी एच कोल को रखा गया था फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ इंडिया। इन्हीं के समय में जे.एफ. फ्लीट को पहला जो है पूरा लिपिवेत्ता नियुक्त किया गया था। तो बहुत कार्य किए थे कनिंघम महोदय। मार्शल का समय क्या है, 1902 से लेकर 1928 तक, बाद में ये विशिष्ट अधिकारी के रूप में आते हैं। फिर मार्टिमर व्हीलर का कार्यकाल क्या है, 1944 से 1948। ठीक है, तो ये इन तीनों का कार्यकाल आप जानिएगा। पूछ देता कि 1944 से 48 के बीच में किसका काल था, तो मार्टिमर व्हीलर। इसलिए हमने सभी नीले रंग वालों को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, 10 जनपथ रोड, नई दिल्ली। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट से ये इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूनिट सेकंड की बात करें तो पूछ देता है गांव गांव सर्वेक्षण योजना। ये बेटा 1957 में लाई गई थी, ये अमलानंद घोष, इनकी पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो उसमें इन्होंने इसकी बात रखी है। सर्वे शीट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऐसा रिपोर्ट जिसमें सर्वेक्षित पुरास्थल के विषय में सारी जानकारी दी जाती है कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, वो कितने स्थल पर दूरी स्थित है, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये सारी चीज़ सर्वे शीट होता है ना, तो लोकेशन बताने के लिए। तो ऐसा रिपोर्ट जिसमें सर्वेक्षित पुरास्थल के विषय में सारी जानकारी दी जाती है, सर्वे शीट कहलाती है। टोपो शीट क्या होता है, पुरास्थल के भौगोलिक क्षेत्र के विषय में जानकारी देने वाला जो मैप होता है, मानचित्र होता है, वो टोपो शीट कहलाता है। माप लिखा हूँ, ठीक है, तो ये मैप है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो टोपोशीट इज अ टोपोग्राफिक मैप विच इज अ 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए 3-डायमेंशनल लैंड सरफेस। तो ये भी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। पूछता है बेथी स्केपल क्या है, ये भी पूछा है कई बार। तो सागर तल सर्वेक्षण हेतु प्रयुक्त यंत्र जिससे छिपे हुए पुरास्थल या पुरावस्तुओं का पता लगाया जाता है, उसको बेथी स्केपल कहते हैं। ठीक है, अनुसंधान उत्खनन क्या होता है, तो ऐतिहासिक समस्या के निराकरण हेतु जो उत्खनन होते हैं उसे हम अनुसंधान उत्खनन कहते हैं बच्चों। फिर पूछ देता है बचाव उत्खनन किसे कहते हैं, तो सड़क, नगर, नाली, रेलवे कार्य के दौरान या अचानक बरसात की वजह से अगर कोई पुरास्थल दिखाई पड़ जाता है तो उस पुरास्थल के संरक्षण के लिए हेतु किया जाने वाला उत्खनन बचाव उत्खनन कहलाता है। पूछ देता आकस्मिक उत्खनन किसे कहते हैं, जैसे कभी कोई निधि या खजाना मिल जाता है तो अचानक किया गया उत्खनन जो है आकस्मिक उत्खनन है। कभी कभी पूछ देता है कि लाशों को निकालने के लिए किस प्रकार का उत्खनन किया जाता है, तो वह है वृत्तपाद उत्खनन। ठीक है ना, कौन सा, वृत्तपाद, यानी जैसे सर्कल टाइप का वृत्त में होता है उसका उत्खनन होता है। उत्खनन के लिए प्रयुक्त सबसे उपयुक्त ऋतु कौन सी है, तो वह है शीत ऋतु। अब अगर पूछता है लंबवत उत्खनन से क्या पूछेगा, लंबवत उत्खनन का क्या नाम है जरा जानिएगा, या किस नाम से जाना जाता है, तो काल मापक उत्खनन किसे कहते हैं, लंबवत उत्खनन। संस्कृति मापक किसे कहते हैं, लंबवत उत्खनन को। शैक्षिक उत्खनन किसे कहते हैं, लंबवत उत्खनन को। ऊर्ध्वाधर उत्खनन किसे कहते हैं, लंबवत उत्खनन को। वर्टिकल एक्सकेवेशन भी इसी का नाम है। कभी कभी पूछ देता है स्तरीकरण जानने के लिए कौन सा उत्खनन किया जाता है, तो वह है लंबवत उत्खनन। ठीक है, किसने कहा कि लंबवत उत्खनन क्षैतिज उत्खनन रूपी गाड़ी की समय सारणी है, तो मार्टिमर व्हीलर ने कहा है। और मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि स्तरीकरण उत्खनन के लिए यह नियम है कि इसका कोई नियम नहीं, द नो रूल ऑफ द स्ट्रेटोग्राफी। तो यह है मार्टिमर व्हीलर का कथन है बेटा। ठीक है ना, तो किसी पुरास्थल की संस्कृति को जानने के लिए या क्षैतिज उत्खनन करने से पहले हम लोग लंबवत उत्खनन करते हैं और उसी में हम स्तरीकरण की पता लगाते हैं। ठीक है, तो बाकी स्तरीकरण से संबंधित बातें हमने पूर्व में ही बता दिया है। अब देखिए क्षैतिज उत्खनन से क्या पूछा जा सकता है, उसको भी देख लीजिए आप लोग।
क्षैतिज उत्खनन हेतु प्रयुक्त विधि कौन सी होती है? समकोण उत्खनन प्रणाली विधि है। 90 डिग्री का कोण बनता है इसमें। अगर जैसे हमको 9 फुट गड्ढा खोदना है तो 9 फुट चौड़ा होना चाहिए, 9 फुट लंबा होना चाहिए और 9 फुट की गहराई तक खोदा जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब स्तरीकरण से पता चला। तो 9 फुट हमको गड्ढा खोदना है तो एक वर्ग स्क्वायर में ही खोदेंगे, तो इसको समकोण उत्खनन प्रणाली पर आधारित है। कंटूर मैप क्या है? क्षैतिज उत्खनन हेतु संपूर्ण टीले का मानचित्र एक ग्राफ पेपर पर तैयार कर लेते हैं। क्या कहे? क्षैतिज उत्खनन के लिए यानी हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन के लिए एक संपूर्ण टीले का एक मानचित्र ग्राफ पेपर पर तैयार कर लेते हैं, उसे कंटूर मैप कहते हैं। बल्क क्या है या बाग क्या कहते हैं? मेड़। तो मजदूरों को आने जाने के लिए या मिट्टी ढोने के लिए या पुरावस्तुओं को निकालने के लिए ले जाने के लिए 2 निखातों के बीच में 3 फुट का एक भूमि छोड़ा जाता है आने जाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं बाग। डेटम रेखा किसे कहते हैं? किसी निखात के चारों ओर करीब 1.5 फुट की दूरी पर समान दूरी पर स्थित या 2 निखातों के मध्य भाग को विभाजित करने वाली डोरी सितली से निर्मित काल्पनिक रेखा जो कि खूंटे के ऊपर लगे कील से बंधी होती है, जिससे त्रिविमीय पद्धति द्वारा किसी पुरावस्तु की लंबाई, चौड़ाई, गहराई की नाप ली जाती है। ठीक है ना, उसे हम डेटम रेखा कहते हैं, जहाँ से त्रिविमीय माप ली जाती है। ध्यान रखिएगा। संदर्भ खूंटा किसे कहते हैं? रेफरेंस पेग। ये उत्तर पूर्व में स्थित खूंटा होता है जहाँ से हम संदर्भ लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। ठीक है। कंट्रोल पिट क्या होता है जरा जानिएगा बच्चों, कंट्रोल पिट के बारे में जानिएगा। कंट्रोल पिट जो है प्रत्येक वर्ग के एक कोने में स्थित 2.5 फुट का एक वर्ग निखात होता है, जिसे परीक्षण परिखात कहते हैं। इसे हम कंट्रोल पिट भी कहते हैं। यह सीधे डायरेक्टर के निर्देशन पे होता है। ये डायरेक्टर जैसा इसमें खुदाई करेगा, यही अन्य जो भी स्क्वायर या निखात या ट्रेंच की खुदाई होगी ये उसी पे आधारित होगी, तो इसको कंट्रोल पिट कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब यूनिट 3 की बात करें तो सापेक्ष तिथि निर्धारण विधियों का नाम बताइए। तो सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि 2 का पूछता है, 3 का पूछता है, तो लिख लीजिएगा। स्तरीकरण, पुराजैविकी, प्रारूपकी, पुष्प परागकण विधि, फ्लोरीन विश्लेषण इत्यादि। निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधियों का नाम बताइए। तो है कार्बन 14, वृक्ष वलय, उष्मादीप्ति, पोटेशियम आर्गन विधि, AMS डेटिंग मेथड। ये सभी क्या हैं? ये निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधि। तो सापेक्ष तिथि मतलब जिसके मतलब क्या है, किसी दूसरे के सापेक्ष जब हम तिथि निर्धारित करते हैं तो वो सापेक्ष है। ठीक है। निरपेक्ष क्या है? जो स्वयं ही अपनी तिथि निर्धारित करे तो वो है निरपेक्ष। AMS डेटिंग मेथड क्या है? इसके बारे में फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी, तो बच्चों ये जान लीजिएगा आप लोग। AMS डेटिंग मेथड का फुल फॉर्म होता है एक्सीलरेटिंग द ions to extraordinary high kinetic energy followed by the mass analysis। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको जानिएगा। although more expensive than radiometric dating, AMS dating has higher precision and needs small sample sizes। तो ये AMS डेटिंग मेथड का मतलब ये परिभाषा है। जीवाश्म पर आधारित, ये थोड़ा सा खर्चीला है, ध्यान रखिएगा। जीवाश्म पर आधारित तिथि निर्धारण विधि कौन सी है? तो है कार्बन 14, जिसके मतलब आविष्कारक कौन है? लीबी महोदय। ये 1950 या 49 इसका आधार वर्ष माना जाता है, ध्यान रखिएगा। मृदभांड पर आधारित तिथि निर्धारण विधि क्या है? उष्मादीप्ति। तो इसके हैं कैनेडी एंड नाप महोदय। तो ये मृदभांड कौन से? पॉटरेज, इसका डेटिंग किया जाता है इसके द्वारा। ये प्रस्तर आधारित तिथि निर्धारण किस पर किया जाता है? पोटेशियम आर्गन विधि। तो पैलियोलिथिक से संबंधित या प्री हिस्ट्री से संबंधित कौन सा उपयोगी होता है? तो पोटेशियम आर्गन विधि। ठीक है, वाइस जेकर इसके आविष्कारक थे। कार्बन 14 की अर्धायु कितनी होती है बच्चों? तो लीबी के द्वारा 5568 प्लस माइनस 30, और गुडविन ने वैज्ञानिक अनुसंधान से इसे 5730 वर्ष प्लस माइनस 30 या 40, इसको हम लिख देते हैं 40 माना जाता है। ठीक है ना। कभी कभी पूछता है कि टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे स्थित है? मुंबई, 1962 में स्थापित है। ये कार्बन की प्रयोगशाला है। ठीक है ना, कार्बन डेटिंग यहाँ निकाली जाती है।
फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? अहमदाबाद। बिरबल साहनीपुरा वानस्पतिक संस्थान कहाँ है? लखनऊ। ग्रोनिजेन कार्बन 14 प्रयोगशाला सबसे फेमस है, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिएगा। अब ये कुछ हमने दिया हुआ था कि अनुवर्ष अस्त्र विश्लेषण विधि कौन है? वेरान जेयर द गेयर। ये हिम नदियों के प्रतिवर्ष जो अस्तर होता है उसके आधार पर इसका हम लोग ज्ञान करते हैं। ठीक है, और ये करीब जो है पूरा पाषाण काल से लेकर के लौह काल तक का ज्ञान कराता है। वृक्ष वलय पद्धति का ए डगलस हैं। ठीक है, और ये 60 से 200 वलय वाले वृक्षों को अच्छा माना जाता है। ये करीब देखा जाए तो 3000 वर्ष पुराने गणना कर सकता है। पोटेशियम आर्गन विधि क्या है? वाइस जेकर महोदय। चट्टानों में पोटेशियम की जो मतलब रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है, कार्बन डेटिंग नहीं, ये रेडियो एक्टिव डेटिंग की जाती है। तो इसमें 30,000 से लेकर के 30 करोड़, तो पहले प्री हिस्ट्री के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। तो वाइस जेकर इसके आविष्कारक हैं। उष्मादीप्ति की बात करें तो रॉबर्ट बॉयल ने इसका मतलब पहली बार खोज किया था, लेकिन पुरातत्व में कैनेडियन नाफ महोदय ने मिट्टी के बर्तनों को लेकर के इसमें इलेक्ट्रॉनों की गणना की जाती है। तब जब हम 400 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे पकाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त हो जाते हैं। फिर से जब जो मतलब जिस गति से वो फिर से क्या होते हैं, संघनित होते हैं, तब उसकी गणना करके ये निकाला जाता है उष्मादीप्ति विधि। ठीक है, ये स्टोन एज से लेकर के अब तक जो भी कार्बन जो भी पॉटरीज हैं उसका निकालता है। कार्बन 14 की बात करें तो कार्बन 12, एक कार्बन 14 जो है रेडियो एक्टिव है। ये 1949 में इसकी खोज की गई थी लिबी महोदय के द्वारा। इसमें जीवाश्म का यूज किया गया था बच्चों। इसको गीगर मूलर काउंटर विधि, स्फुरण मापी विधि, स्क्रीनवाल विधि भी कहते हैं। तो पौधे और जंतु के जीवाश्मों के द्वारा ये कार्बन 14 डेटिंग की जाती है। इसकी अर्धवायु जो है 5730 ± 40 स्वीकार की जाती है। ठीक है ना, तो 568 वाला अगर पूछेगा तो वो लिबी के द्वारा सुझाया गया है। अब खत्म है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, भारत में समुद्री पुरातत्व जिसे अंतर्जलीय पुरातत्व मैरिटाइम आर्कोलॉजी और धारिक पुरातत्व भी कहते हैं, तो यह SR राव महोदय इसके जनक माने जाते हैं। भारतीय समुद्री पुरातत्व स्थल और संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? लोथल में हुई है। ठीक है, भारत में 9 पुरातत्व यानी प्रक्रियात्मक पुरातत्व के जनक कौन है? HD संकालिया। न्यू आर्कोलॉजी इन इंडिया की रचना किसने की है? HD संकालिया। न्यू आर्कोलॉजी की डिफिनेशन क्या है बेटा? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसुअल आर्कोलॉजी was and the intellectual movement of the 1960 known then as the new archaeology. The father of the new archaeology in the world, लेविस आर बिनफोर्ड। तो लेविस आर बिनफोर्ड जो है विश्व के संदर्भ में इसके क्या माने जाते हैं? जन्मदाता माने जाते हैं। भारत के संदर्भ में HD संकालिया। तो ये पूरे टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे। डाटा जो है आप इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी 1 लाइनर में भी काम करेगा और ये सब्जेक्टिव में भी, पेपर में भी काम करेगा। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।